हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने बदलते विश्व परिदृश्य के बारे में अध्ययन किया था और देखा था कि जो विश्व है वह बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत से ऐसे कारक हैं जिसके कारण विश्व परिदृश्य बदल रहा है। कल हमने बात की थी भूमंडलीकरण की, उदारीकरण की, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की और सूचना प्रौद्योगिकी की। आज हम इसकी आगे की विशेषता लेते हैं, वह है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, यूनिपोलर वर्ल्ड सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा विश्व शक्ति गुटों में विभाजित हो गया था और एक गुट का जो नेता था वो सोवियत संघ था और दूसरे गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था। एक साम्यवादी देश था, दूसरा पूंजीवादी था। तो एक तरीके से यहाँ पर शीत युद्ध के कारण इतना तनाव था कि हर व्यक्ति एक तनाव में जी रहा था और ये मान रहा था कि शायद अब युद्ध हो जाए। यही कारण था कि जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो जस्ट उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने अपने आप को इन शक्ति गुटों से अलग रखने की नीति को अपनाया। इन्होंने असंलग्नता की नीति या गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, जिसमें भारत इसका प्रमुख प्रणेता था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो शीत युद्ध की भी लगभग समाप्ति हो चुकी थी और इसका सारा जो बेनिफिट मिला वो संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला। यूएसए ने एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को कायम रखा, बनाया और पूरे विश्व में अपनी दादागिरी चलाने लगा। यदि हम अमेरिका की भूमिका की बात करें तो यह विश्व का एकमात्र पुलिसमैन कह सकते हैं, महानायक कह सकते हैं, जिसकी कोई ना तो बराबरी कर सकता है ना ही उसका कोई विरोधी है। और सबसे बड़ी बात कि यह देश दूसरे देशों को आदेश तो दे सकता है, लेकिन स्वयं आदेश नहीं मानता है, साथ ही दूसरे देशों को आदेश न मानने पर दंडित भी कर सकता है। जो इसकी आर्थिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रों पर टर्म्स एंड कंडीशंस अमेरिका के फेवर में होती है और दबाव दूसरे देशों पर डालकर यह अपनी नीति को बरकरार रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हम ले सकते हैं, विश्व बैंक ले सकते हैं और कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो अमेरिका की मुट्ठी में है। और आज अमेरिका ये चाहता है कि प्रत्येक देश उसके समक्ष नतमस्तक हो और इस मानसिकता का अगर हमने नज़ारा देखा तो वो था इराक युद्ध। जब कुवैत के मसले पर उसने इराक के खिलाफ द्वितीय महायुद्ध से भी बड़े स्तर का अंतर्राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया था। और इसके अलावा हेती, रवांडा, बोस्निया, कोसोवो और अफ़गानिस्तान में हम अमरीकी ताकत आजमाइश देख चुके हैं। अमेरिका के इंटरफेयर का कारण ही है कि एट प्रेजेंट अफ़गानिस्तान जिस समस्या से, जिस गृह युद्ध से जूझ रहा है, वो सब अमेरिका की ही देन है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की, मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम की। कई जो विद्वान हैं उन्होंने नए विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवीयता की ओर अक्सर बताया। इससे पहले हमने देखा था कि हम अमेरिका को ही सर्वशक्तिमान मान रहे थे और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि एक ध्रुवीयता विश्व व्यवस्था का अंत हो चुका है और उसकी जगह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने ले ली है।
सैनिक शक्ति, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह विश्व भले ही एक ध्रुवीय हो गया हो, लेकिन जनसंख्या, मानव शक्ति संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक और प्रौद्योगिक क्षमता, अपने वृहत अर्थ में आर्थिक शक्ति कुछ ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से एक ध्रुवीयता का अंत हुआ है और विश्व बहुध्रुवीय हो गया। जर्मनी और फ्रांस के संयुक्त संसाधन, शक्ति से परिपूर्ण एकीकृत यूरोप, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस, एशिया की बात करें तो चीन आर्थिक सुदृढ़ता की ओर तीव्र गति से अग्रसर हैं। भारत एवं ब्राज़ील आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्र का सरताज जापान इस नई विश्व व्यवस्था में अन्य ध्रुवों का निर्माण करते हैं। डॉक्टर हेनरी किसिंजर के अभिमत के अनुसार विश्व बहुध्रुवीय है, न कि एक ध्रुवीय। द वर्ल्ड इज पॉलीसेंट्रिक, नॉट यूनिपोलर। इन्हीं के शब्दों में 21वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कम से कम 6 प्रमुख शक्तियां हैं: यूएसए, यूरोप, चीन, जापान, रूस और संभवतया भारत। इन 6 प्रमुख शक्तियां 5 भिन्नता वाली सभ्यताओं से जुड़ी हुई है और इनके अतिरिक्त महत्वपूर्ण इस्लामिक राज्य हैं जिनका महत्व सामरिक स्थिति, विशाल जनसंख्या और तेल हथियारों के कारण प्रभावी है। तो इस प्रकार से विश्लेषकों का मानना है कि सोवियत संघ के धराशायी होने में अमेरिका को अपनी विजय दिखाई देती थी, लेकिन भूमंडलीकरण के माध्यम से शायद अमेरिका राष्ट्र राज्य के दीवारों से मुक्त विश्व का नायक बनने का सपना देख रहा था। लेकिन एक ही दशक में जो विश्व है वो एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय हो गया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की गड़बड़ाती स्थिति इस समय चिंता का विषय बन रही है। डॉलर का मूल्य गिरता जा रहा है और अभी तक डॉलर सुदृढ़ था तो दूसरे देश डॉलर खरीदने के इच्छुक थे। अमेरिका भारी मात्रा में दूसरे देशों से ऋण ले रहा था और उस रकम से उन्हीं देशों से माल खरीदकर खपत कर रहा था। वर्तमान में चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था निर्यातों पर आश्रित है। समस्या यह है कि अमेरिका ऋण से दबता जा रहा है। तो इस प्रकार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के टूटने से अमेरिका का वैश्विक प्रभुत्व भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विश्व व्यवस्था की पुनर्स्थापना, ग्लोबल पॉलिटिक्स टू बी रेकॉनिफिगार्ड अलोंग कल्चरल लाइन्स। जैसा कि हंटिंगटन ने कहा है, शीत युद्धोत्तर विश्व में राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं लोगों को विभाजित नहीं करती। सर्वाधिक प्रभावित करने वाले तत्व सांस्कृतिक हैं। राष्ट्र राज्यों के आचरण को प्रभावित करने वाले तत्व सांस्कृतिक हैं। विश्व व्यवस्था में भाग लेने वाले सक्रियकर्ता विश्व की प्रमुख 7-8 प्रमुख सभ्यताओं से बने हुए हैं। इस नए विश्व में स्थानीय राजनीति, नस्लवाद और जातीय संघर्षों की राजनीति और विश्व राजनीतिक सभ्यताओं की राजनीति है। महाशक्तियों की पूर्ण प्रतिस्पर्धा सभ्यताओं के टकराव का रूप लेती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची के प्रमुख मुद्दे सभ्यताओं के संघर्ष से जुड़े हैं। तो इस प्रकार सभ्यताओं पर आधारित विश्व व्यवस्था का उदय हो रहा है। A civilization based world order is emerging। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की उदीयमान भूमिका, एमर्जिंग रोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा हम सभी जानते हैं कि WTO की स्थापना 1995 को हो गई थी और इससे पहले इस कार्य को GATT गेट के द्वारा संपन्न हो रहा था। विश्व व्यापार संगठन के आविर्भाव ने विश्व आर्थिक व्यवस्था को पहली बार एक औपचारिक सुसंगठित कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। विश्व व्यापार संगठन के रूप में सदस्य देशों को ऐसी सामूहिक संस्थागत मंच प्राप्त हो गया है जो कि एकीकृत आर्थिक व्यवहार्य एवं स्थायी व मजबूत बहुपक्षीय प्रणाली विकसित करने के लिए सदस्य देशों के बीच
पारस्परिक व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने में सहायक होता है। नई विश्व व्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन एक असाधारण अपूर्व संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत इसे अधिकार दिया गया है कि विश्व व्यापार के पुलिसमैन की भूमिका अदा करे। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जिस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है उससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकार और कार्य क्षेत्र में असीमित बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट है नई विश्व व्यवस्था, नए मुद्दे। पुरानी विश्व व्यवस्था में प्रमुख मुद्दे थे शीत युद्ध, विचारागत मतभेद, साम्यवाद, सैनिक गुटों का निर्माण, शस्त्रीकरण, वीटो का बार बार प्रयोग, गुट निरपेक्ष आदि। ये सीधे राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से सोचा जाता था, किंतु नई विश्व व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारणीय विषयों और मुद्दों में भारी अंतर आ गया है। जो आज मुद्दे हैं वो है मानवाधिकार, विकास का अधिकार, विश्व व्यापार, पर्यावरण संरक्षण, उत्तर दक्षिण संवाद, निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग, गरीबी उन्मूलन, टिकाऊ विकास आदि हैं। इसी प्रकार से आर्थिक कारकों की भी विश्व व्यवस्था के बदलते हुए परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। शीत युद्धकालीन विश्व व्यवस्था के निर्धारक तत्व सैनिक कारक थे, किंतु शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था में इसका स्थान आर्थिक कारकों ने ले लिया है। आज दुनिया में अमेरिका एवं रूसी हथियारों के टकराव के बजाय डॉलर, पाउंड और येन आपस में टकरा रहे हैं। आज शक्ति को सैन्य संदर्भ में नहीं वरन आर्थिक सुदृढ़ता के संदर्भ में आंका जा रहा है। नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो जैसे सैन्य संगठन जो शीत युद्ध की उपज हैं अब अपनी प्रासंगिकता को खो चुके हैं। आज तो आर्थिक गुटबंदी का बोलबाला है, जहां गेट, आसियान, एपेक आर्थिक संगठनों का नया रूप देखा जा रहा है। वहीं नाफ्टा, साफ्टा, बिस्टेक, G15, G24, G3 जैसे नए आर्थिक गुट उभर कर सामने आ रहे हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नई विश्व व्यवस्था की विसंगतियों एवं जटिलताओं को इंगित करते हुए हम कह सकते हैं कि हमने अवश्य एक बड़े अजगर की मांग है, लेकिन आज हम ऐसे जंगल में रह रहे हैं जिसमें चारों तरफ विषैले सांप भरे हुए हैं। नई विश्व व्यवस्था के स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपति बुश कहते हैं निश्चय ही हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक ऐसा युग है जिसमें बड़े अवसर तो हैं लेकिन खतरे भी हैं। हमने स्थायी शांति को प्राप्त नहीं किया है, यद्यपि एकीकरण शक्तियाँ पहले से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन कुछ बिखराव की सुषुप्त शक्तियाँ भी जाग गई हैं। धन्यवाद।